क्वेश्चन नंबर 71 है, मनुष्य में ऑटोसोम्स के जोड़े होते हैं। ऑटोसोम्स मतलब एलिंगी गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो होते हैं ऑटोसोम्स, और एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो होता है सेक्स गुणसूत्र, जिसमें से एक्स गुणसूत्र तो आता है मादा से और वाई गुणसूत्र आता है नर से। तो इसका आंसर होगा 22 जोड़ी। तो मनुष्य में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स या एलिंगी गुणसूत्र होते हैं, मतलब 44 गुणसूत्र। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या किस दो प्रकार से बटी होती है। 44 तो कहलाते हैं ऑटोसोम्स मतलब एलिंगी गुणसूत्र, प्लस 2 गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, वो होते हैं सेक्स गुणसूत्र। टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, बोले तो 23 जोड़ी। 44 तो ऑटोसोम्स मतलब एलिंगी गुणसूत्र और 2 एक्स और वाई, कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब एलिंगी गुणसूत्र होते हैं। इनकी संख्या होती है ऑटोसोम्स की 22 जोड़े मतलब 44। इनकी विशेषता क्या होती है? जो 22 जोड़े होते हैं पुरुष और महिला दोनों में एक समान होते हैं। मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ी के रूप में बटे होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम XX या XY होता है। गुणसूत्र प्रोटीन और DNA से बने धागे जैसे ढांचे होते हैं। ये कोशिकाओं के केंद्र में रहते हैं और कोशिकाओं से कोशिका तक जीनोमिक जानकारी ले जाते हैं। हर जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से एक गुणसूत्र माँ से और दूसरा पिता से आता है। अगला क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? तो प्रतिवर्ती चाप का अवयवों का सही क्रम है, इसमें सबसे पहला होगा अभिग्राही, फिर होगा संवेदी तंत्रिका, फिर होगा मेरुरज्जु, और फिर उससे होगी प्रेरक तंत्रिका, और उसके बाद में होगी मांसपेशी। मतलब एक प्रतिवर्ती चाप के घटकों का सही क्रम होगा ग्राही ले जाती है संवेदी तंत्रिका के पास, संवेदी तंत्रिका अपनी सूचना पहुंचाती है मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु से वापिक प्रेरक तंत्रिका अपनी सूचना ले जाती है पेशी तक। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप का घटक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, अभी अपन ने देखा है। तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी मतलब 46। सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो ये होता है विटामिन डी, जो सूर्य के संपर्क में आने से मानव शरीर को प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? अग्नाशय ग्रंथि से 3 प्रकार का एंजाइम उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है एमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और लाइपेज वसा के पाचन में सहयोग होता है। तो इनमें से अपन को देखना है, लाइपेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि में नहीं पाया जाता है टाइलिन। आंसर 4। अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो कोलीफॉर्म जीवाणु मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। कोलीफॉर्म जीवाणु मानव के आंत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? अत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली इनमें से कोशिकाएं हैं वो है गोबलेट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? गोबलेट कोशिकाएं। आंत्र की उपकला में स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी? एक तो गोबलेट कोशिकाएं, एक होती है क्लश कोशिकाएं। गोबलेट कोशिकाएं ये कोशिकाएं आंत्र में म्यूकोसल उपकला में पाई जाती है। इसका मुख्य काम है बलगम बनाना और उसे स्रावित करना होता है। बलगम पेट के एसिड को बेअसर करता है और भोजन के आसान मार्ग के लिए उपकला को चिकनाई देता है। उसके बाद में क्लश कोशिकाएं, ये कोशिकाएं आंत्र की श्लेष्मा उपकला में पाई जाती है। इसके साथ साथ ब्रुश सीमांत कोशिकाओं के स्रावित से आंत्र का रस और सिकेटस एटेरिकस बनता है। इस रस से कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो आंत्र की उपकला में श्लेष्म में स्रावित करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो होती है गोबलेट कोशिकाएं और क्लश कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन होता है वह है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड या ओटो ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो आयोडीन युक्त हार्मोन कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है 79, एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए गए हैं। उपरोक्त में से कितने घटक पाचन किए जाते हैं? तो इसमें जो दिए गए हैं, एक तो पानी दिया गया है, एक प्रोटीन दिया गया है, एक लवण दिया गया है, एक ग्लूकोज दिया गया है। इनमें से भोजन के जो ये घटक दिए गए हैं जो पाचन के रूप में प्रयोग किया जा सकते हैं, तो इसमें से एक तो होगा प्रोटीन और एक होगा लवण। ये दो ही ऐसे घटक हैं इनमें से जो पाचन के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं या पाचन के रूप में प्रयोग आते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, बी ग्रुप से ए बी ग्रुप को यह संचरण किया जा सकता है, बी ग्रुप से ए ग्रुप को, ये दोनों ही भिन्न ग्रुप है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, बी ग्रुप से ए ग्रुप या ए ग्रुप से बी ग्रुप, ये संचरण नहीं हो सकता। ओ ग्रुप से बी ग्रुप को दिया जा सकता है क्योंकि ओ शहर बताता है, वो किसी भी ग्रुप को दे सकता है, और ए ग्रुप से ए बी ग्रुप को भी दिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि बी ग्रुप से ए ग्रुप दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है 81, मनुष्य में लोहे को इकट्ठा करने का मुख्य अंग है। ये पूछा गया था PSI 1996 के अंतर्गत, और इसका आंसर माना गया था तिल्ली। जबकि ये क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है, लोहे को अवशोषित करने के लिए निम्न में से कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत। लोहे को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत जो अंग है मानव शरीर का, वो उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को अभिय प्रतिरोधी यानी बफर बनाए रखने के लिए प्रयुक्त बनाए लगे रक्त में निम्न घटक होते हैं। तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन ए, ये गलत है। अपन रक्त को अभिय प्रतिरोधी या बफर बनाए रखने के लिए रक्त में एक तो होगा कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3, एक होगा बाइकार्बोनेट HCO3। बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, यह बफर सिस्टम में पीएच का जो रक्त का पीएच है 7.35 से 7.45 के मध्य बनाए रखता है। कहने का मतलब है जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंतर्गत रक्त का पीएच सीमा होती है 7.35 से 7.45, इसके बीच के अंतर्गत ये घटक रक्त का पीएच बनाए रखते हैं। जब भी ये रक्त का पीएच कम होता है इससे या इससे ज़्यादा होता है तो ये दोनों घटक इसका प्रतिरोध या विरोध करते हैं, ये बफर कहलाता है। रक्त में बफर प्रणाली कैसे काम करती है? जब रक्त अम्लीय हो जाता है तो बाइकार्बोनेट आयन अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन को निष्क्रिय कर देते हैं। जब रक्त क्षारीय हो जाता है तो कार्बोनिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन आयन दान कर देता है ताकि अतिरिक्त बेस को निष्क्रिय किया जा सके। अंग व तंत्र का संबंध उसी प्रकार से है जैसे है कोशिका का ऊतक से, क्योंकि जिस प्रकार विभिन्न अंगों से मिलकर तंत्र बनता है उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। सबसे ऊपर होगी कोशिका, कोशिका के ऊपर ऊतक, कोशिका से नीचे ऊतक है, उसके बाद में मांसपेशियाँ और मांसपेशियों के बाद में अंग और अंग के बाद में अंग तंत्र। तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक और ऊतकों से मिलकर मांसपेशियाँ, मांसपेशियों से मिलकर अंग और विभिन्न अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि या हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 85, निम्न में से किससे इस परिकल्पना को बल मिलता है कि प्रत्येक प्रजाति के जीवद्रव्य में एक नया विशिष्ट प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर है रक्त का पीएच कारक। लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने इस एंटीजन की खोज रिसस मकाका नामक बंदर में की थी, इसलिए इसका नाम पीएच तत्व किया गया। जो रक्त का पीएच कारक होता है वो इस परिकल्पना पर बल देता है कि प्रत्येक प्रजाति के जीवद्रव्य में एक ना एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है 86, वह कौन सा एंजाइम है जिसमें तरल पदार्थ होता है जो एंजाइम नहीं है किंतु पाचन में सहयोग करता है? तो वो है पित्ताशय। पित्ताशय में पित्त नामक पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त में उपस्थित एक कार्बनिक लवण आमाशय में आए भोजन का माध्यम क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशय रस कार्य कर सके। पित्तरस के बारे में एक टर्म यूज होती है, जो पित्तरस का निर्माण है वो तो यकृत में होता है और इसका जो संग्रहण है वो पित्ताशय में किया जाता है।